तो आइए चलते हैं 1975 में, जहाँ पे मोरारजी देसाई ने गुजरात में कहा कि अब कब तक एक स्टेट बिना विधानसभा के रहेगा। इसलिए वो चाहते थे कि अब गुजरात में फिर से इलेक्शंस हो। तो इंदिरा गांधी अब नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई से फिर से कोई पंगा लिया जाए। चुपचाप उन्होंने भी बात मान लिया और कहा कि ठीक है, 10 जून को इलेक्शन होगा। 10 जून को इलेक्शन हुआ और फिर 12 जून को रिजल्ट आने वाला था। तो 12 जून इंदिरा गांधी के पूरे जीवन काल का सबसे मनहूस दिन। इस दिन तीन तीन घटनाएं हुई। पहला जो था, सुबह सुबह एक खबर मिला कि उनके बहुत करीबी डीपी धर मर चुके हैं। डीपी धर कौन थे? तो अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो लाल बहादुर शास्त्री ने चाहते थे कि सरकार में कुछ ऐसे लोग हों जिन पे वो आसानी से भरोसा कर सकें और कभी भी सलाह दे सकें। इसलिए उन्होंने पीएमओ की स्थापना की थी और इसी को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने। इन्होंने भी पीएमओ को सपोर्ट किया और इसमें 5 लोग रखे, सिर्फ 5 लोग, जिसमें पीएन अफसर और पीएन कौल थे। पीएन अफसर और टीएन कौल, ये दोनों आईपीएस ऑफिसर थे, आईएफएस ऑफिसर थे। एक थे पीएन धर, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। एक थे डीपी धर, जो कि पॉलिटिशियन और भारत की तरफ से एक रसिया में राजदूत थे। और एक थे आर एन काव, जो कि अभी तक ग्रेटेस्ट स्पाई कहे जाते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इन्होंने रॉ की स्थापना की थी। ये एक दिलचस्प बात यह है कि ये 5 आदमी कश्मीरी पंडित थे, इसलिए इन लोगों को मजाक में कश्मीरी माफिया कहा जाता था। ये 5 आदमी बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी के करीब थे और इन्हीं से कभी भी सलाह लेती थी किसी भी विषय पर। तो इसी में के जो डीपी धर थे, उनकी सुबह सुबह पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। जो वो मर चुके थे रात ही को, लेकिन सुबह में इनके पास खबर आई। अभी इससे हुई ही थी कि दोपहर में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया गुजरात विधानसभा का। तब पता चला कि इंदिरा गांधी गुजरात में हार चुकी हैं। सिर्फ 10 या 20 सीटों से हार चुकी हैं वो। और इससे भी नहीं हुआ तो शाम को खबर आया इलाहाबाद से। इलाहाबाद का खबर ये था कि 1971 में जो इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, तो एक सीट पे से लड़के बनी थी, वो थे रायबरेली की सीट। इनका अपोजिशन में थे राजनारायण को इन्होंने 1 लाख सीटों से हराया था। तो अब राजनारायण ने इसके बिहाफ में इन्होंने सोचा कि नहीं, ये गलत तरीके से हमको हराएंगे, इतना ज़्यादा सीट से हम नहीं हार सकते। इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पेटिशन फाइल कर दिया और उसमें 14 आरोप लगाए कि इन्होंने ऐसे ऐसे हमको हराया है। लेकिन जिसमें से आगे चल के 12 आरोप झूठे साबित हुए और 2 आरोप हैं जिन पे बात करना है। तो जो 2 आरोप हैं उनसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का 2 आर्टिकल्स को। एक था 123 और एक था 8A। 123 में था कि कोई भी सरकार कोई भी आदमी इलेक्शन में किसी सरकारी कर्मचारी की हेल्प नहीं ले सकता है, ये 123 आर्टिकल में था। और जो 8A था कि अगर वो सरकारी कर्मचारी का हेल्प लेता है तो उससे सजा में मिलेगा कि 6 साल तक वो नहीं लड़ पाएगा चुनाव, और अगर मान लो चुनाव में जीत गया है तो चुनाव रद्द करा दिया जाएगा और फिर से नए चुनाव होंगे। तो यही आरोप से फिर लगे इंदिरा गांधी पे कि इन्होंने 2 आरोप जो लगे थे कि एक इलेक्शन एजेंट जो थे इनके, यशपाल कपूर, उन्होंने, वो एक सरकारी कर्मचारी थे, इन्होंने 7 जनवरी को 1971 को इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट बने और 13 जनवरी को अपना काम छोड़ा। तो 6 दिन का जो ये गैप है, इन्होंने सरकार में रहते हुए इनका हेल्प किया, इसलिए इन पे 123 आर्टिकल लगा। और एक और हेल्प था कि इलाहाबाद में जब रैली कर रही थी इंदिरा गांधी, तो इनका मंच सजाने में भी सरकारी कर्मचारियों ने हेल्प किया था, पुलिस ने हेल्प किया था। तो ये 123 आर्टिकल के अंदर आया, जिसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोला कि अब आप 8A के तहत अब आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। 1975 में ये फैसला आया कि अब 1981 में आप चुनाव लड़िएगा, ये आया। और दूसरा ये था कि अभी से आप पीएम के पद से हटाई जाती हैं। और तीसरा ये था कि 20 दिन का आपको दिया जाता है अल्टीमेटम। तब तक 20 दिन में आप चुन लीजिए कौन किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और कैसे कैसे और चीज़ करना है। 20 दिन में आप चाह सकती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी हेल्प ले सकती हैं। तो 12 जून को ये फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और फिर 20 जून को इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की दिल्ली में, जिसमें 10 लाख से ऊपर लोग आए थे। और उसमें उन्होंने बहुत इमोशनल स्पीच दिया, लोगों को कहा कि ये झूठे आरोप लगे हैं मेरे ऊपर। तो इसके इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने भी सोचा कि ठीक है, अब हम भी रैली करेंगे लोग। तो इन्होंने भी कहा कि हम लोग 25 जून को रैली करेंगे लोग। इधर 30 जून को ये अपना अपील लेके गए अब सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हमको एब्सोल्यूट स्टे दीजिए कि हम पीएम के पद पे बने रहें। तो उन्होंने कहा कि अभी एब्सोल्यूट स्टे, उस समय 5 वैकेशन चल रहा था, तो वैकेशन बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अध्यक्ष थे VR कृष्ण अय्यर। ये आदमी बहुत इस इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि ये ही आदमी थे जिन्होंने केरल में इंदिरा गांधी ने इनको हरा दिया था, इनके पार्टी को डिसॉल्व कर दिया था पूरा। ये इंदिरा गांधी ने VR कृष्ण अय्यर के पूरे पार्टी को डिसॉल्व कर दिया था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने ही इनको
सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंदिरा गांधी ने ही बनाया, बी आर कृष्णा अय्यर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी थे। तो अब बी आर कृष्णा अय्यर के पास धर्म संकट आ गया, मतलब अब कैसे इन पे फैसला सुनाए, जिसने मेरी सरकार डुबाई, अब मतलब उस सरकार का फैसला मेरे हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मतलब तो वैकेशन चल रहा है, तो उतना अच्छा से सुनवाई नहीं होगा, तो अभी के लिए आपको मतलब पीएम का पद पे आप बने रहिए, लेकिन आपको मतलब लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा में आप जाके नहीं बैठ सकती हैं, वहाँ पर कुछ जाके डिस्कशन नहीं कर सकती हैं, तब तक आप पीएम के रूप में बने रहिए, जब तक कि आप पूरा फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का। और फिर आया 25 जून को जेपी ने कहा था कि हम मतलब रैली करेंगे, रैली में गए, और रैली में पूरे मतलब पुलिस को, आर्म फोर्सेज को पूरा मतलब बोला कि आप लोग म्यूटनी कर दीजिए, मतलब सरकार के पास विद्रोह कर दीजिए, ये तख्ता पलट आप लोग कर दीजिए लोग, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच दे दिया पुलिस को, आर्म फोर्सेज को। तो ये पूरा अब डर बैठ गया इंदिरा गांधी के कि अब हम क्या करें, अब सरकार मतलब पुलिस ही मेरे खिलाफ हो जाएगी, तो अब हम क्या कर पाएंगे। तो अब शाम हुआ उस दिन उनके दोस्त वहाँ पे थे, सिद्धार्थ शंकर राव, जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, वो वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। तो 352 में बात किया गया था नेशनल इमरजेंसी के बारे में, और 356 में बात किया गया स्टेट इमरजेंसी के बारे में, कि अगर मान लीजिए कभी स्टेट में बहुत ज़्यादा हड़ताल हो गए, जिससे सीएम उस मतलब हड़ताल को नहीं संभाल पा रहा है, या फिर और भी से वर्स कंडीशन हुई, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करके वहाँ उस स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, इसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। और 360 जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं लोग, कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउन हो गई तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाएगा। ऐसी कंडीशन अभी भारत में अभी तक नहीं आया है, और आना भी नहीं चाहिए। तो 352 में बात किया गया था नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसमें दो पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक है इंटरनल इमरजेंसी। तो सिद्धांत शंकर रॉय जो मतलब आए थे शाम को, उन्होंने कहा कि 1961 और 1971 में जो वॉर हुए हैं, उसके तहत अभी तक मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी अभी तक लागू है। तो और जो इंटरनल इमरजेंसी है, अगर आंतरिक अशांति बहुत ज़्यादा हो गई भारत में, तो इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। चूँकि इस समय मतलब सरकार मतलब पूरा आशंका था कि ये विद्रोह कर सकता है पुलिस ये सब, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि इंटरनल इमरजेंसी लगाने का यही सब फैसला होगा। तो उन दोनों आदमी ने मिलकर फखरुद्दीन अली अहमद के पास गए, जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय के, और उनके पास जाके मतलब साइन करवाया उनसे। और 25 जून को रात के 10 बजे इंडिया में 352 के तहत ये इंटरनल इमरजेंसी लागू कर दी गई इंडिया में। और ये मतलब रात को 10 बज रहे थे, रात के तो फिर सुबह के जो 3 बजे 26 जून को सुबह 3 बजे तक सारे ओपोजिशन के मतलब मोस्ट ऑफ द नेता को अरेस्ट कर लिया गया। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों को भी हरियाणा में एक तो मतलब होम अरेस्ट करके रख दिया गया, और मतलब मोस्ट ऑफ द लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट करके रख दिया गया। तो इन सबको अरेस्ट किया गया था मीसा एक्ट के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। इस मीसा एक्ट पर हम लोग एक नए वीडियो में बात करेंगे लोग बहुत डिटेल में, तब तक के लिए समझ लीजिए कि मतलब इन लोगों को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इंदिरा गांधी ने ये सब तो संभाल लिया, लेकिन फिर उनके पास आया कि मतलब जो मतलब इमरजेंसी लागू हुआ है, और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसको कैसे चेंज करें। तो इन्होंने 38वां और 39वां अमेंडमेंट किया। 38वां में कहा कि जो इमरजेंसी लगाया गया है, इस पर कोई भी जुडिशरी काम नहीं करेगा, नो जुडिशियल रिव्यू अब होगा। कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इस पर बात नहीं करेगा, इमरजेंसी को मतलब बदल नहीं सकता। सिर्फ पीएम के पास ही पावर है कि वो इस इमरजेंसी को बदल सकता है। और जो बात आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो 2 फैसले आए थे, वो आए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। तो इसको चेंज करके इन्होंने कह दिया कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया, और जिसके तरफ इन्होंने कहा कि जो आपका फैसला आया था 123 और 8A की तरफ, उसको चेंज कर दिया कि 123 में अब आप सरकारी कर्मचारियों से भी हेल्प ले सकते हैं इलेक्शन के दौरान, और 8A में जो दंड मिला है उससे मतलब 6 साल की सजा, चुनाव रद्द, ये सब को आप मतलब माफ़ी करवा सकते हैं राष्ट्रपति के पास जाके। और ये सब रेट्रोस्पेक्टिव व्यू से होंगे, यानी ऐसा लगेगा कि अब जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ये सब ये एक्ट लागू हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव वे में लागू होगा, तो इंदिरा गांधी इससे बच सकती हैं। और इन सबको डाल दिया 39वें अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल में, और इसके उसी में मीसा एक्ट को भी डाल दिया। फिर जब बात हुई मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब आया इसका फैसला कि मतलब क्या किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बोला था ना कि सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी। तो बी आर कृष्णा अय्यर के पास फिर आया ये कोर्ट, मतलब ये जो मामला आया। तो फिर जब जैसे ही शुरू हुआ, अभी 7 नवंबर को ये शुरू हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसी का कार्रवाई। तो जैसे ही शुरू ही हुआ, तो इंदिरा गांधी के जज ने खड़ा होकर बोल दिया कि आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वैकेशन चल रहा था तो आप लोग छुट्टी मना रहे थे, और इंदिरा गांधी ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता था, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं होगा इस पर। तो ये सारा मतलब चीज़ हो गया कि सारा इमरजेंसी सेटल हो गया कि मतलब इंदिरा गांधी बच गई थी। लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा कि फिर 1976 में इलेक्शन क्यों नहीं कराए, सब चीज़ हो ही गया था।
तो इससे लिंक आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का बात हम लोग पार्ट 1 में किए हैं लोग, तो कि इसका लिंक आता है वहीं से, क्योंकि 1972 में अब जैसे मुजीब आज़ाद होकर आए थे, यहाँ पे इलेक्शन हुआ और मुजीब की सरकार आई, और मुजीब की सरकार में ये हुआ कि 1973 में बांग्लादेश में अकाल पड़ गया, जिसके तहत इकोनॉमी इतने डाउन हो गई कि वहाँ पे 1974 में इमरजेंसी वहाँ पे पहले लगी, फिर 1975 में इंडिया में लगी। और साथ में वहाँ पे और भी काम किया कि मुजीब ने कहा कि अब यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम चलेगा अवामी लीग, और यहाँ का प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलेगा, जिसके तहत प्रेसिडेंट होंगे शेख मुजीबुर रहमान। अब इतना सारा चीज़ देश में हो रहा था, देश के बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउन हो रहा था, पूरा तरफ ये अकाल की तरफ जा रहा था। तो वहाँ के जो डिफेंस चीफ थे मेजर हुड्डा, उन्होंने रात को आए और जो आके दो मतलब पूरे ये शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मतलब गोली मार दी, एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। सिर्फ 2 उनकी बेटियां जो जर्मनी में उस समय पढ़ रही थी वो लोग बच गया लोग, और वही आगे चल के भी अभी तक वो लोग ये शासन कर रही हैं बांग्लादेश में। लेकिन जितने मतलब शेख मुजीबुर रहमान के बेटे बहुत सारे लोग को मेजर हुड्डा ने मार दिया, और एक रात में ही तख्ता पलट हो गया। इससे इंदिरा गांधी इतना डर गई कि मतलब अगर इमरजेंसी अगर हम हटाएं तो इससे हम मेरे पे इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाएगा, और मतलब मेरे परिवार को भी मार सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी को 2 साल और एक्सटेंड कर दिया, और मतलब जब सिचुएशन आगे हुआ तब मतलब इसको हटाया गया। तो ये था पूरा मतलब इमरजेंसी का कहानी। पार्ट 1 में आपको बताया गया था बैकग्राउंड मतलब क्या क्या हुआ जिसके कारण इमरजेंसी लगाया गया, और मतलब ये पार्ट 2 में हमने बात किया इमरजेंसी के बारे में पूरा कहानी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो ज़्यादा मत लीजिएगा लोग, सिर्फ इसे कहानी के रूप में समझिएगा लोग। ऐसे ही मतलब और नॉलेजफुल मतलब वीडियो लाते रहेंगे लोग, और बहुत लंबा वीडियो हो सकता है आगे की वीडियोज़। थैंक यू।